ने आपको एक ज्ञापन दिया, क्या विचार करेंगे उस पर? क्या लखनऊ पाल सम्मेलन आज हो रहा है लखनऊ में, और राजा रामपाल जी मुख्य अतिथि के रूप में आए। हमारे सांसद हैं, बहुत ही प्रभावशाली और मजबूत नेता हैं। अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। इनके परंपरा में जिस तरह से समाज अपने हक की आज लड़ाई लड़ रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी इनकी जो भागीदारी है, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो राजनीति में हो, बढ़ेगी और आगे बहुत फूलेगी। इन्होंने आज मुझे अपना ये दिया है कि इनके नेतृत्व पालों को ज़्यादा दिया जाए। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे अच्छे पाल नेताओं को हम चुनाव में लड़ाएं, और राजा राम जी को कैबिनेट में लेने के लिए भी इन्होंने निवेदन किया है। राजा राम जी बहुत ही सम्मानित नेता हैं, हम सोनिया जी तक पहुंचाएंगे। मैं पूरी तरह से जानती हूँ कि राजा रामपाल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से पाल समाज कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहा है, और जैसा उन्होंने कहा, जो उपेक्षित समाज हैं उत्तर प्रदेश के, जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है, उनका हक मिलना चाहिए, और उस हक के लिए मैं आज इन लोगों के साथ हूँ और इनकी सभी मांगों का समर्थन करूँगा। हमारे समाज में जो एक बहुत ही कर्मठ, जुझारू, जो प्रदेश में नहीं पूरे देश में नेतृत्व की कमान संभाली है माननीय सांसद जी ने, उनकी दिशा निर्देशन में हमारे प्रदेश का पूरा पाल समाज उनके कंधे से कंधे लगाकर उनके हर कार्यक्रम में, हर नीतियों में जोरदार पुरजोर सहयोग करेगा। ये मैं आशा के साथ, विश्वास के साथ कहता हूँ। अपने दम पर मेरे पीवर नाच सके तो नाच, अपने दम पर मेरे पीवर नाच सके तो नाच। अब मैं एक और लाइन के माध्यम से अपनी बात को यहाँ बंद करेंगे। अपने अंदर जिसने मरना सीख लिया, जिसने मरना सीख लिया, जीने का अधिकार उसी को, जिसने मरना सीख लिया, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को, फूलों का उपहार इसी को। और दो लाइनों के माध्यम से लगाइए, विधानसभा तक तो पहुंच जाए। माननीय राजा रामपाल सांसद, माननीय राजा रामपाल सांसद, माननीय रीता बहुगुणा जोशी पड़ेंगे। फिर हम इसके लिए सुनने के लिए हम लोग यहाँ बहुत देर से बैठे हुए हैं। हमारी आज की विशेष अतिथि श्रीमती बहुगुणा गांधी जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली द्वारा पाल सम्मेलन की विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। माननीय सोनिया जी, आज दिनांक 30 अक्टूबर 2011 को लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र के केसरी खेड़ा वार्ड के मोहल्ला कनौसी में विशाल पाल बघेल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पाल समाज के कर्मठ नेता माननीय श्री राजा रामपाल सांसद लोकसभा का अभूतपूर्व अभिनंदन किया गया। इस शुभ अवसर पर यह पाल समाज सर्वसम्मत से आपसे विनम्र निवेदन करता है, आपसे मतलब माननीय सोनिया गांधी जी, आपसे विनम्र निवेदन करता है कि माननीय राजा रामपाल जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने की महान कृपा करें, ताकि इनके कुशल नेतृत्व में पाल बघेल समाज एकजुट होकर के राष्ट्रीय उत्थान में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान कर सके। धन्यवाद। माननीय राजा रामपाल सांसद सागर समिति कनौसी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण लखनऊ पाल सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय, बस हो गया, अभी जितनी ऊंचाई बढ़ा देगा उतनी बढ़ जाएगी। चाहे माइक की हो चाहे मेरी हो, आप लोगों के हाथ में। आदरणीय पाल जी हमारे सांसद जो आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं, जिनका स्वागत समारोह इस अति विशेष
सभा में आयोजित किया गया है। राजा रामपाल जी हमारे वार्ड अध्यक्ष, आदरणीय शिव नारायण पाल जी, सुरेश पाल जी जो प्रदेश के पाल समाज के अध्यक्ष हैं, उन्नाव से जिला परिषद सदस्य, उनकी पत्नी वहाँ से ब्लॉक प्रमुख, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक वोट से कुल जिला परिषद अध्यक्ष ही हारे हैं। आपके बहुत ही सशक्त यहाँ पर नेता हैं। आदरणीय जयवीर सिंह जी पाल बहुत ही विनम्र, जब बोलते हैं हमसे अकेले में तो ये अंदाज नहीं होता कि कितनी दम है आवाज में, लेकिन आज माइक के सामने मैंने इनकी दम देख ली और जो मैंने कैसे छोड़ दूँ और जो मैंने इनको जिम्मेदारी दी है, आपने देखा इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में दी गई है। मायावती सरकार में सारी योजनाएं ध्वस्त हैं और अभी अभी आपको मालूम है कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार कानून पारित हुआ और इसके अंतर्गत आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश को 60,000 करोड़ रुपए बच्चों की शिक्षा के लिए दिया जाना है। मध्याह्न भोजन के प्रोग्राम में करोड़ों बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन का इंतजाम किया गया है। हमने जो टास्क फोर्स बनाई है, निगरानी समिति उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बनाई है, उसका मैंने चेयरमैन पाल साहब को बनाया है कि आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं तो आप निगरानी करेंगे कि हमारे प्रदेश के बच्चों को उचित शिक्षा की व्यवस्था और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है कि नहीं। यहाँ उपस्थित हमारे सिया रामपाल जी, जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम इतने अच्छे से आयोजित हुआ है, सभासद दल के हमारे नेता रामस्वरूप वर्मा जी, प्रवक्ता हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वीरेंद्र मदान जी, यहाँ उपस्थित अनूप श्रीवास्तव जी जिनसे सब लोग परिचित हैं, श्री आदरणीय यहाँ पर सुमन उपाध्याय जी, स्मिता सिंह जी, संचालक जो कि बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, आदरणीय पीके सिंह जी, श्री आदरणीय सुरेश पाल जी, रमेश पाल जी, संदीप पाल जी और यहाँ उपस्थित वीरेंद्र जी, पुष्पेन जी, विजय पाल जी, अभय सिंह जी, पूरी नई टीम युवाओं की यहाँ खड़ी है जो पाल समाज से निकल कर कोई अधिवक्ता बना है, कोई किसी अन्य व्यवसाय से संलग्न है। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है मुझे आप लोगों से और मैं जरूर चाहूंगी कि आने वाले वक्त में अपने समाज को ही नहीं पूरे समाज को आप दिशा दिखाने का काम करेंगे। सभी हमारे यहाँ आए हुए पाल समाज के अतिथिगण, खास तौर से आदरणीय डॉक्टर विजय पाल जी का नाम मैं लेना चाहूंगी और आप सभी का। मुझे बहुत खुशी है कि आज एक अति विशेष पाल सम्मेलन में भाग लेने का मुझे अवसर मिला और यकीनन जब समाज के लोग एक साथ जुड़ते हैं तभी प्रतिभा का सही उस समय प्रदर्शन होता है। जब लोग पाल की बात करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय से ग्रामीण अंचलों में आपको जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जब इस तरह हम बैठते हैं तो हमें एहसास होता है कि आज हिंदुस्तान के कोई भी विधा ऐसी नहीं है जिसमें पाल समाज के किसी ना किसी बच्चे ने निकलकर अपना स्थान न बनाया है। और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? राजा रामपाल जी से बड़ा प्रमाण, जिन्होंने एक नहीं 3 चुनाव जीतकर कठिन परिस्थितियों में, चुनौतीपूर्ण स्थितियों में, जब बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़ गए थे, कोशिश हो रही थी कि इनको बदनाम कर सके, उस समय 17 दिन के अंदर इन्होंने 25 साल से हारी हुई सीट कांग्रेस की झोली में डाली है। तो मैं ये कहूंगी कि पाल साहब से पालों के नेता नहीं है, ये उन सब उपेक्षित वर्गों के, उन सब ताकतों के, उन सभी लोगों के जिनकी आस इस समाज से अपना हक पाने की है, उसका नेतृत्व करते हैं। तो ये एक व्यक्ति नहीं है, ये वो साहस है, वो केंद्र बिंदु है जो लोगों को चुंबक की तरह प्रेरित करते हैं। और मैं जानती हूँ कि आपके आज इस समूह से ये और प्रेरित हुए होंगे कि अगर मेरे समाज के इतने विशिष्ट लोग आज इतने देर प्रतीक्षा करके हमारी बात सुनने के लिए आए हैं तो निश्चित रूप से आने वाला वक्त बहुत ही सुनहरा है और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं हर आपके संघर्ष में आपके साथ रहूंगी, आपकी आवाज को बुलंदी देने का काम मैं करूंगी। फिलहाल भी मैं काफी बुलंदी से अपनी स्क्रीनिंग कमेटी में पाल समाज की टिकटों के लिए बोल रही हूँ।
अति पिछड़ी जाति के जितने हमारे बंधु हैं उनके लिए, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए मैं काफी संघर्ष कर रही हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि जब हमारी पूरी लिस्ट निकलेगी तो आप देखेंगे बहन कि सिर्फ संपत्ति पाल ही नहीं, बहुत सारी हमारी बहन और भाई ऐसे हैं जो उपेक्षित वर्गों के हैं, लेकिन वो आगे बढ़कर दस्तक देंगे सत्ता के गलियारों में और प्रतिनिधित्व करेंगे अपने अपने समाज का, अपने अपने वर्ग का। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लेके, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। और अहिल्याबाई होलकर क्या जीवन है इनका। हम महिलाएं तो जबरदस्त प्रेरणा लेते हैं। 18वीं सदी के माहौल में अगर कोई महिला निकलकर ये कहे कि मैं अपने पिता के, अपने पति के, अपने पुत्र के अधूरे कामों को पूरा करूंगी, मैं चिता पर न चढ़कर मैं जनता की कसौटी पे उतरूंगी, अगर वो ये कहेंगी कि मेरा कर्तव्य जान देने का नहीं है, अपनी जान देने का नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों जानों को बचाने का है, और तलवार लेकर अगर निर्भीकता से निकल जाती हैं तो आज तलवार तो नहीं चाहिए, हम अपनी वाणी से और अपनी ताकत से ही इस समाज को बदलने का हम नेतृत्व कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। तो मैं ये कहती हूँ आपके समाज में सिर्फ पुरुष नहीं, महिला भी हैं ऐसी जिनका नाम अनंत तक चलता रहेगा। तो क्या आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं इनको हम बदलेंगे नहीं? अभी बात कर रहे थे पाल साहब टेलीविजन वालों से, दूरदर्शन से, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हम गए थे बहुजन समाज पार्टी में, हम गए थे समाजवादी में, कभी कभी अलग अलग वक्तों पे, क्योंकि हमको विश्वास दिलाया गया था कि आपकी जाति, आपके वर्ग को हम भागीदारी देंगे, गरीबों को देंगे, उनकी जात के हिसाब से, उनकी संख्या के हिसाब से देंगे। पहले तो था जिसकी जितनी संख्या बारी होती उसकी भागीदारी। आपने बड़ा अच्छा नारा भी दिया कि अब तो हो गया जिसकी जितनी थैली बारी उतनी उसकी भागीदारी। ये परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन सिर्फ आपके समाज के लिए नहीं, सबके लिए। आज जिस तरह से हर चीज बिकाऊ हो गई, आज जिस तरह से हर पद बिकाऊ हो गया, आज अगर किसी को सफाई कर्मचारी भी बनना हो तो बिना घूस दिए हमारी दलित मुख्यमंत्री के राज में उसको झाड़ू लगाने का भी काम मिलने वाला नहीं है। और अगर कहीं पुलिस में जाने की इच्छा हो तो अगर खुद की भी नीलामी लगा दो तो उतना पैसा नहीं जुटा सकता कि पुलिस की सेवा मिल जाए। मास्टर बनना हो, चपरासी बनना हो, कोई पद हो, हर चीज की बोली लग रही है। तब मुझे याद आ रहा है कांग्रेस का जमाना। हो सकता है आपको अपना पूरा हक नहीं मिला हो, पर अगर आपके 5 लोग भी सरकारी नौकरी में गए होंगे तो एक भी पैसा किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री मंत्री को देकर नहीं गए होंगे, अपने काबिलियत से गए होंगे, अपने आप अंदर गए होंगे, कहीं घूस नहीं चली होगी। मैं हर सभा में कहती हूँ आप अपने पिता से पूछिएगा, आपके अगर मेरी उम्र के कोई लोग हैं जो अभी अवकाश प्राप्त हो रहे हैं, जो 22 साल पहले नौकरी पाए हैं, आप उनसे पूछिएगा कि क्या कांग्रेस के 7 मुख्यमंत्री हुए, कभी कोई पद बिकाऊ हुआ उत्तर प्रदेश में? कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितनी मिलें लगी, कितनी सरकारी नौकरियां गई। मैं जानती हूँ मेरे पिता के हाथ से, मेरी माता के हाथ से 1 लाख से कम रोजगार उत्तर प्रदेश में नहीं मिला होगा। जिसके लिए पर्ची लिख देते थे, मीटिंग में गए थे, पर्ची लिख दी, उसको नौकरी मिल जाती थी, लेकिन कभी घर में एक डिब्बा मिठाई भी नहीं आता था। उन्हें खुशी ये होती थी कि आज हमने किसी जरूरतमंद को रोजगार से जोड़ दिया। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने किया था, कांग्रेस की सरकारों ने किया था। बिजली घर लगाया, कब कटाई मिलें लगाई, उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, सड़कें बनाई, नहरें बनाई, क्या नहीं किया कांग्रेस की सरकार। और आज भी सोचिए 22 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है और उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपया 5 साल में मायावती सरकार को दिया। लो सड़क बनाओ, बिजली के खंभे लगाओ, तार बिछाओ, बच्चों को शिक्षा दो, बस्ता दो, साइकिल दो, भोजन दो, चलो महात्मा गांधी नरेगा में हर घर को, हर रात को रोजगार दो। क्या नहीं किया इस हमारी सरकार ने, लेकिन उस पैसे का क्या दुरुपयोग हुआ। पार्क बनते चले गए, 4-4 करोड़ रुपए की मूर्तियां खड़ी होती चली गई, और मुख्यमंत्री जी को विश्वास नहीं है कि मैं जीत के आऊंगी। तो जो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री ना होने पर सरकारी घर मिलता है, उस घर को कभी गुजरे उधर से, उस घर में 72 करोड़
रुपया सरकार का धन लगाया गया है। अभी बाढ़ आई यूपी में, पूरे यूपी में बाढ़ आई, मायावती जी ने कितना रुपया आवंटित किया बाढ़ के आयोजन के लिए? 7 करोड़ रुपया। और उसी में अभी पूरे बजट जो आया था, अगर कोई सेक्रेटेरिएट में काम करता हो तो 50 करोड़ रुपया अपने घर के नवीनीकरण के लिए रखा। 50 करोड़ एक घर के नवीनीकरण में, जिसमें इकलौती मायावती जी मुख्यमंत्री न होने के बाद रहेंगी और लाखों लोग बेघर हो गए बाढ़ में, उनके लिए 5 करोड़। क्या शासन है, क्या सरकार है। हमें तकलीफ होती है कि जनता का पैसा जनता तक नहीं पहुंचता है, और आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी आजकल अपना तो कुछ बचा नहीं है, किसी न किसी आंदोलनकारी के पीछे खड़े हैं। अरवाजी जी निकल पड़े रथ लेकर, बोल दिए थे मैं अवकाश में जा रहा हूँ, अब उन्हें लग रहा है मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। अभी बहुत दूर है, निकल गए रथ लेकर, फेल हो गई उनकी यात्रा, इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका रथ इसलिए नहीं घूम रहा है क्योंकि निश्चित रूप से उनके मन में यह है कि हम तो जीतेंगे नहीं, इतनी संख्या आ जाए कि हम बस सबके साथ मिलकर सरकार फिर से बना लें। वो सरकार बनाने की होड़ में, दौड़ में लगे हुए हैं। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार, येदियुरप्पा जेल में है, उनके मंत्रियों के ऊपर अभी फिर से कई आधा दर्जन मंत्रियों के खिलाफ कर्नाटक में केसेस खुल गए हैं। उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री निशंक किसी भी दिन जेल जा सकता है, इतना भ्रष्टाचार उसने किया। और ये 2G करते हैं, 2G का जनक कौन है मैं आपसे पूछती हूँ, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। लेकिन 2G का जनक अगर कोई था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रमोद महाजन जी थे, जो ऐसी पॉलिसी बना के और ऐसा काम कर गए जिसके वजह से इतना गड़बड़ हुआ है। आज बात हो रही है, मैं फिर कहती हूँ आपसे कि जब ये लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो मैं आपसे पूछती हूँ इतने भ्रष्टाचार के मामले खुले कैसे, किस वजह से खुले? वो सूचना के अधिकार से, सूचना का अधिकार कानून सोनिया गांधी जी ने इस देश को दिया है, कांग्रेस ने इस देश को दिया है। 10 रुपए की अर्जी डालो और प्रधानमंत्री की फाइल खुलवा के देख लो, इसलिए खुला है आज जितना भ्रष्टाचार का मुद्दा खुला है, वरना ये खुल नहीं सकता था। और हम आपको वचन दे रहे हैं कि लोकपाल विधेयक जो आ रहा है, जैसा अन्ना जी चाहते होंगे, जैसा कुछ लोग चाह रहे हैं, कोई हवाई जहाज का पैसा चोरी किए है, कोई तनख्वाह का पैसा चोरी किए है, सब आंदोलनकारी बने हैं, जो जितना आंदोलन कर रहा है उतना ही तुच्छ निकल रहा है। और फिर भी हम आपको वचन दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो लोकपाल विधेयक लाएगी वो अन्ना जी की सोच से कहीं ज्यादा मजबूत होगा, कहीं ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हमारी नेता सोनिया गांधी, हमारे नेता मनमोहन सिंह चाहते हैं कि ईमानदारी से शासन चले और भ्रष्टाचार समाप्त हो। मैं आपको इतना ही वचन दे सकती हूँ कि ये लखनऊ का कंटोनमेंट क्षेत्र, खासतौर से कनौसी का इलाका, पाल साहब ने कहा भी एक मीटिंग में हम दोनों थे कि मुझे लगता ही नहीं मैं शहर में हूँ, मुझे लगता है मैं बुंदेलखंड के किसी गांव में विचर रहा हूँ, ना सड़कें हैं, ना व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, पार्षद भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ का विधायक कंटोनमेंट का भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ का सांसद भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ का महापौर मेयर भारतीय जनता पार्टी का, 7 साल यहाँ का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ का नगर विकास मंत्री भारतीय जनता पार्टी का। भैया सभी तो रहा तो जोड़ी में, तो कहाँ नहीं सड़क बनी, कहाँ गया धन, कहाँ गया विकास निधि? इसलिए ये सब सिर्फ कुर्सी के लिए काम करते हैं। मैं आपको कहती हूँ, मैं तो जेल तक जा चुकी हूँ, बहनों देखी थी ना, जेल भी जा चुकी, घर भी जलवा चुकी, लेकिन आवाज की बुलंदी कम नहीं हो सकती है। मैं भले ही इनकी वंशज नहीं हूँ, लेकिन मानसिक रूप से मैं इनकी वंशज हूँ। अगर तलवार खींचनी होगी सच्चाई के लिए तो रीता जोशी पीछे नहीं रहेगी। आखिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माता पिता की बेटी, माता भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पिता भी। मेरी माँ तो 16 साल की उम्र में पिस्टल रखकर यूनिवर्सिटी जाती थी कि अगर पकड़े गए अंग्रेजों से तो या तो मारेंगे या खुद को गोली मार लेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। उस माँ की बेटी हूँ, उस पिता की बेटी हूँ जिसने 4 साल जेल में काट कर, आधा फेफड़ा नहीं था मेरे पिताजी का,
24 साल की उम्र में कर चुका था। ऐसे माता पिता ने जिन्होंने मुझे नैतिकता के गुण दिए हैं, सच्चाई के गुण दिए हैं, उन गुणों को लेकर मैं अपनी कर्मठता को लेकर आपके बीच में आई हूँ। 5 साल से लखनऊ में मैं अपनी कर्मभूमि मान के सड़कों पे लाठियां खा रही हूँ, लखनऊ की सड़कों पे वाटर जेट खा रही हूँ, गिरफ्तारियां दे रही हूँ, जेल जा रही हूँ, और इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं वचन देती हूँ कि 5 वर्षों के अंदर अगर काया पलट ना हो जाए क्षेत्र की, तो मैं हेमचंद्र बहुगुणा की पुत्री नहीं मानी जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस परंपरा से हूँ जहाँ विकास करना और जनता की सेवा करना हमारे रग रग में शुमार है। मैं आप सबकी ओर से राजा रामपाल जी का स्वागत करती हूँ। आप हमारे शहर में आए हैं, आज राजधानी में आपका स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। पाल साहब, आपसे मैं बड़ी उम्मीदें हैं। आपने जो हमसे आज यहाँ पर प्रत्यावेदन दिया गया है, ये मैं सोनिया गांधी तक पहुँचाऊंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल पाल साहब इस देश के नेतृत्व में शामिल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, और आप सबका भी आभार कि आप लोग दूर दूर से आए। धन्यवाद। जय हिंद। संघर्ष करो। हमारी रूप भी देखने को हम लोग को मिला आपके ओजस्वी वाणी से। आप हमारे उत्साह है, बहुत सारी हम लोग को प्रेरणा मिली, और ये आपका जो ऐतिहासिक जो व्याख्या को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।